प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा निर्धारित जो 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय के अंतर्गत पीयूषम भाग 2 एवं संस्कृत की पुस्तक द्रुत पाठाय एवं संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक निर्धारित की है, उन्हीं में से आज हम पीयूषम भाग 2 के द्वितीय पाठ सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम तथा उसका जो तृतीय पाठ है अलस कथा, उसी को इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने प्रथम पाठ में मंगलम पाठ को पढ़ाया था, जिसे आप सभी ने बहुत ही पसंद किया था एवं उससे बहुत अधिक लाभ भी उठाया था। पुनः आप लोगों के सहयोग एवं आप ही लोगों के मांग पर मैं जो हूं ये द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे बहुत ही विस्तृत रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप सबसे आशा भी करता हूं कि आप इससे अधिक लाभ उठा करके अपने इस विषय वस्तु को रुचिकर बनाएंगे और इसे अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पाठ शुरू करने के लिए। प्रिय छात्र छात्राओं, तो आइए हम सब मिलकर के पीयूषम भाग 2 10वीं वर्ग की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना की जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, उसके द्वितीय पाठ को हम सब प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मंगलम पाठ जो प्रथम पाठ है, उसका मैंने बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से, बहुत ही विस्तृत रूप से उसकी चर्चा मैंने अपने पूर्व वीडियो में किया है। अब आज हम द्वितीय पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से इसे देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इससे अधिक लाभ उठाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ का तात्पर्य है दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का वैभव। वैभव शब्द से तात्पर्य यह होता है कि उसकी संपन्नशीलता, उसकी सामर्थ्यता, उसकी विशेषता, उसकी खाबी, वैभव शब्द का तात्पर्य होता है उसकी विशेषता, वैभव शब्द का तात्पर्य होता है किसी की विशेषता, किसी की संपन्नता, उसकी सामर्थ्यता, उसकी योग्यता, उसकी खूबी, उसकी क्वालिटी इत्यादि। अर्थात जो अनेक गुणों से, अनेक विविधताओं से युक्त हो, संपन्न हो, उसी को वैभव कहा जाता है। चलिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगर जो है पाटलिपुत्र, वो सभी कालों में अर्थात हर समय महत्व को धारण करता रहा है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। इसका इतिहास, अस्य इतिहास यहाँ संधि है, गुण संधि है। अस्य जोड़ इतिहास बराबर अस्य इतिहास, अर्थात इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः अर्थात 2500 अर्थात 2500 वर्षों तक रहा है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र मतलब यह, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। तो यहाँ पर जो ये पाटलिपुत्र नगर है, ये धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और च का अर्थ होगा और यह एक शब्द पहले आता है, और उद्योग क्षेत्र
के रूप में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान को आकर्षित करने वाला है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री जो आए यहाँ रहे हैं, विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग, इत्सिंग इत्यादि, प्रभृतयः मने इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने, स्व का अर्थ होगा अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इन सभी विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में, पाठेऽस्मिन् का तात्पर्य होगा इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य सा परिचय दिया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगंगं वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। अर्थात प्राचीनेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, जैसा बालकेषु रूप बनाते हैं, बालके बालकयोः बालकेषु, उसी तरह से प्राचीनेषु भारतीयेषु बना है। तो प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमम, यहाँ नगरेषु है, नगरेषु प्लस अन्यतमम, नगरेष्वन्यतमम संधि नियम से बना, यण संधि है यहाँ पर, ई को य, यहाँ पर ऊ को जो है वह हो गया है, ऊ को वह हो गया है। पाटलिपुत्रमनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। कहते हैं प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे, अनुगंगम गंगा के पास में बसा हुआ एक विचित्र महानगर है, हुआ था। कौन? पाटलिपुत्र। फिर से देखें, प्राचीन भारतीय नगरों में एक अन्य श्रेष्ठ पाटलिपुत्र जो गंगा के समीप में बसा हुआ विचित्र नगर था। तद विषय का मतलब है उसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कविः कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति। उसके विषय में अर्थात पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचना कुट्टनीमताख्य काव्य में कहते हैं। कुट्टनीमताख्य यह ग्रंथ, यह रचना किसकी है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो दामोदर गुप्त की है। कुट्टनीमताख्य कस्य रचना अस्ति? तो आपका उत्तर होगा कुट्टनीमताख्य दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। चलिए, एक श्लोक है जो कुट्टनीमताख्य से लिया गया है और इस श्लोक के रचयिता हैं दामोदर गुप्त, और दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमताख्य काव्य की रचना की है, जिसमें से पद्य संख्या 175 नंबर का यह श्लोक है। क्या कहते हैं? अस्ति महीतलतिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परेभूत पुरंदरस्थानम। कहने का तात्पर्य है, अस्ति मतलब है महीतल तिलकम। महीतल कहेंगे धरती, भूमि, धरती माता को, मही मतलब धरती, तो इस धरती का तिलक है। और क्या है? सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृह है, अर्थात विद्या का यह घर है, विद्या के देवी का घर है। क्या है? ये महानगर है। नामना
अर्थात नाम से, किस नाम से? पाटलिपुत्र नाम से है। और कैसा है? परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात परिभूत पुरंदर स्थानम का तात्पर्य है कि इंद्र के स्वर्ग जैसी जो नगरी थी उस स्थान की तरह यह पाटलिपुत्र है। फिर से यहाँ से एक बार देखिए, धरती के महितल तिलकम, धरती के तिलक के समान, तिलक मतलब शोभा, सरस्वती का कुलगृह और इंद्र के स्वर्ग की तरह, नगरी की तरह यह महानगरी है, अस्ति मने है, जिसका नाम क्या है? किस नाम से है? तो पाटलिपुत्र नामक नाम से है। आप इसको समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए कि इस धरती का तिलक जैसा और सरस्वती का घर, सरस्वती का कुलगृह घर की तरह, और कैसा है? परिभूत पुरंदर स्थानम, इंद्र के नगरी के समान, इंद्र के स्वर्ग की तुल्य जो नगरी है उसकी तरह जो है यह पाटलिपुत्र नाम की जो है ये नगरी है, ये महानगरी है। अब द्वितीय पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, अर्थात इतिहास में सुना जाता है कि, यत् का अर्थ यहाँ पर की लेंगे, गंगायास्तीरे, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। गंगायाः तीरे, गंगा के तीर पर, तट पर, बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः अस्ति, बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। आसित का अर्थ यहाँ भूतकाल में लेंगे, था। यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः, यत्र मतलब जहाँ, यह अव्यय है, और च मतलब और जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, बहुत बार आए, और जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। तेन कथितम, उन्होंने कहा था, आसित मने था, आसित यहाँ भी आया था, आसित का अर्थ होता है था। तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था, तेन के न, उन्होंने किसने? अर्थात भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा था, यत मतलब कि, ग्रामो अयम, यह ग्राम जो पाटली नामक ग्राम है, पाटलिपुत्र नामक, वो महानगर हो जाएगा, किंतु कलह का, कलह मतलब झगड़ा, विवाद, झगड़े का, अग्निदाह का और जलपूरस्य, जलापूर्ति अर्थात बाढ़ का, इनके भय से सर्वदा क्रांतम, हमेशा अक्रांत होगा। फिर से देखें, उन्होंने अर्थात भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव, अयम ग्रामो, यह गांव महानगर होगा, किंतु झगड़े का, अग्निदाह का और जलापूरस्य, बाढ़ के भय से हमेशा प्रभावित होगा, अक्रांत होगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, समय के अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद, पाटली गांव ही, एवं अर्थ होता है ही, पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया।
कुछ समय के कुछ अंतराल के बाद पाटली गांव को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के षष्ठी विभक्ति है का के की, यहाँ अर्थ निकलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काल मतलब समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट यहाँ संधि हुआ है, संधि यण संधि से अति में जो ई है उस ई को य बना दिया गया है और उत्कृष्ट का उ मिल करके यू बन गया है। अत्युत्कृष्ट, और यहाँ आसित यहाँ पर है और इति ऐसा। यूनान के राजदूत जो थे मेगास्थनीज, उन्होंने स्वसंस्मरण अपने संस्मरण ग्रंथ में इसको निरूपित किया है, इसको लेखनीबद्ध किया है, इसको बताया है इस बात को कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। यह बात यूनान के राजदूत जो मेगास्थनीज थे उन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथ में इस बात को बताया है। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कस्मिन् काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट आसीत्, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से आएगा। या ऐसा हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, तो अति उत्कृष्ट आसीत्। आगे प्रश्न में ऐसा आएगा। चले, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत तेज़ी से समृद्ध हुआ, बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा। अर्थात सम्राट अशोक जो थे उनके समय में पटना नगर का जो वैभव था वो बहुत तेज़ी से समृद्ध हुआ। पटना बहुत तेज़ी से ग्रो किया, बहुत सशक्त हुआ। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की जो प्राचीन सरस्वती परंपरा जो थी वो बरकरार रही थी, वो प्रवर्तित रही थी। ऐसा राजशेखर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ जिसका नाम है काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में बड़े आदर के साथ स्मरण किया है, स्मारित किया है, इस चीज़ को याद दिलाया है पाटलिपुत्र के सरस्वती परंपरा के बारे में। उन्होंने देखो क्या लिखा है, वो लिखते हैं कौन? राजशेखर। यहाँ पहले श्लोक में दामोदर गुप्त का था कुटनी मताख्य, अब यहाँ राजशेखर का है काव्यमीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख। देखिए क्या कहते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्यातिमुपजग्मुः। फिर से सुने। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कहाँ? तो पाटलिपुत्र में वर्षों वर्ष तक कई वर्षों के दौरान पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, परीक्षित, ये कुछ विद्वानों के और व्याकरण आचार्यों के नाम हैं जो सरस्वती
परंपरा के संवाहक माने जाते हैं। जैसे महर्षि पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। पाणिनि मुनि को व्याकरण का सूर्य कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ इत्यादि है और महाभाष्य पतंजलि की है। अच्छा, तो यहाँ पाणिनि को व्याकरण का प्रणेता, व्याकरण का सूर्य कहा जाता है। तो ये महर्षि पाणिनि मुनि का पटना से ही संबंध रहा है, यहीं के रहने वाले थे। यहाँ पर इन्होंने आकर के अपने शिक्षा को प्रचारित प्रसारित किया। और पिंगलाचार्य, ये छंद शास्त्र के रचयिता थे पिंगल, और व्याडी भी जो थे व्याकरण के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। वररुचि और पतंजलि, पतंजलि को तो आप जानते ही हैं, अष्टांग योग, इन्होंने योग दर्शन की रचना की और महाभाष्य की रचना की। पतंजलि को ही जो है योग दर्शन का सूर्य कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 8 तरह के उसके बनाए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि, ये सब योग के अंग हैं। तो इनकी जो, और परीक्षित, राजा परीक्षित, ये जो ख्याति, जो प्रसिद्ध जो लोग हुए हैं, ये सभी लोगों का जो संबंध रहा है, ये सभी लोगों का जो मतलब कि विद्या के क्षेत्र में कार्य करने का जो उपलब्धि रही है वो पाटलिपुत्र नगर में ही रही है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहते हैं कि कतिपयेषु अर्थात कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नामांतरम, एक दूसरा नाम भी जैसे पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि पटना का दूसरा नाम जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर कहिए, इस नाम से भी इस नगरी की संदर्भ में बातें आई हैं और प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इससे ज्ञायते, जाना जाता है, इससे अनेन, इससे पता चलता है कि नगरस्यास्य समीपे, अस्य नगरस्य, अस्य नगरस्य, यहाँ दीर्घ संधि है, नगरस्य जोड़ अस्य, इस नगर के समीपे, समीप में पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म, फूलों का बहुलम उत्पादनम, बहुत अधिक उत्पादन होता था। अर्थात ये पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, इन शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस नगर के समीप में फूलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र, यह शब्द भी पाटल पुष्पाणाम अर्थात पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आश्रित्य मान करके उसी के सहारे प्रचलित हुआ था। अर्थात पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के सहारे प्रचलित हुआ है। पुत्तलिका रचना। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत्काल में अस्मिन् नगरे, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत अधिक प्रचलित था। शरद काल में कौमुदी महोत्सव एक आयोजन, एक उत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही उत्सव उमंग के साथ आयोजित होता था। किसके समय में? तो कहते हैं गुप्त वंश के शासन काल में।
तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नः अभूवन्। उस समय वहाँ पर, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, शरत काल में पाटलिपुत्र में सभी लोग बड़े आनंदमग्न होते थे, बहुत आनंदित हुआ करते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। सम्प्रति का तात्पर्य है आजकल। आजकल अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर उसी तरह का समारोह दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्तवंश के शासन काल में जिस प्रकार से कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था, समारोह का आयोजन होता था, उसी प्रकार से आजकल पटना में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्रपरिमितं जीर्णतामन्वभूत। कहते हैं कालचक्रवशात अर्थात समय के चक्र के कारण, काल चक्र के कारण। समय का चक्र कैसा होता है? गोल होता है। दिन के बाद रात, रात के पीछे दिन, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को काल का एक चक्र कहा जाता है। आप उसको 1 महीने का कहें, 12 महीना का कहें, 1 साल का कहें, जो भी है। तो समय के चक्र के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण होता रहा। कहने का तात्पर्य है कि ये जीर्णता को प्राप्त होता रहा हजारों वर्षों तक, समय के चक्र के अनुसार। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। और उसका प्रमाण और इस बात का संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस आदि बहुत ही सब प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, इन ग्रंथों में प्राप्त होता है। किसका संकेत प्राप्त होता है? तो इसका संकेत प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र जीर्णता को प्राप्त होता चला गया, अर्थात हजारों वर्षों तक में पटना जीर्ण शीर्ण स्थिति में दिन प्रतिदिन जाती रही और उसका जो है नयापन समाप्त होता रहा। इसी बात को मुद्रा राक्षस आदि में बताया गया है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के शासन काल में, मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य, इस नगर का समुद्धार हुआ, इस नगर का उद्धार हुआ। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। अंग्रेजी शासन समय में भी, अंग्रेज़ों के शासन काल में पाटलिपुत्र का जो विकास है सुतराम जातः, बहुत तेज़ी के साथ हुआ। अंग्रेज़ों के शासन काल में पटना का विकास कैसे हुआ? बड़ी तेज़ी से हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिमगात्। यह नगर मध्यकाल में ही पटना इति नामना प्रसिद्धिमगात्। यह नगर मध्यकाल में ही पटना इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया, पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। और यह जो शब्द है वो पत्तन, ऐसा इस शब्द से निकला हुआ है। पत्तन शब्द से निकल करके पटन या पटना बना है, ये कहना चाह रहे हैं। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की जो देवी है
नगर की जो पालन करने वाली जो देवी है उनको आज भी पटन देवी इस नाम से पूजते हैं लोग। इस नगर की जो पालन करने वाली देवी है, ऐसा माना जाता है कि पटन देवी ही पटना नगरी की पालन करती है, उसकी पूजा आज भी होती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अतिविशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। सम्प्रति मने इस समय, आजकल, पाटलिपुत्र पटना नाम का जो नगर है उसकी बात कर रहे हैं। पाटलिपुत्र अति विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। च का अर्थ यहाँ पर और होगा, च यहाँ चला आएगा। अति विशाल है और बिहार की राजधानी अस्ति मने है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनं का अर्थ होगा दिनम दिनम। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दिनम दिनम प्रतिदिनम या अनुदिनम दोनों होता है। तो दिन प्रतिदिन, इसका तात्पर्य होगा दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। आज के समय में, संप्रति का तात्पर्य है आजकल, आज के समय में दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति, बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्या उपरि, उसके ऊपर, किसके ऊपर? तो कहते हैं गंगा नदी के ऊपर। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु है। किंच, और क्या? रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। कहने का तात्पर्य है कि उस गंगा नदी पर रेल गाड़ी के लिए भी पुल जो है बन रहा है, निर्माण की अवस्था में है। लेकिन मैं आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित कर दूं कि यह जो रेलयान सेतु है, जो यहाँ लिखा है निर्माणाधीन है, वह बन चुका है और उस पर आज के समय में करीब पिछले 2-2.5 साल से उस पर रेल का आवागमन शुरू हो चुका है, जिसका लाभ बिहार के बहुत से लोग उठा रहे हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीरमन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। कहते हैं अस्मिन् नगरे, अर्थात इस नगर में, नगरे अस्मिन् यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। यहाँ पर पूर्व रूप संधि के अनुसार अस्मिन के अ को यहाँ पर अवग्रह हो गया है। अवग्रह का चिन्ह ऐसा ही होता है अंग्रेजी भाषा में, जिसको एस की तरह लिखा जाता है। तो इसका अर्थ करेंगे अस्मिन नगरे, इस नगर में क्या है जी? तो कहते हैं उत्कृष्ट संग्रहालय है। संग्रहालय का मतलब होता है, संग्रहालय का तात्पर्य है कि वहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग म्यूज़ियम बोलते हैं। तो पटना में उत्कृष्ट संग्रहालय है और उच्च न्यायालय है, अर्थात हाई कोर्ट। सचिवालय है, जिसको सेक्रेटरीट बोला जाता है, जिसमें किसी भी राज्य के सरकारी जो भी कार्यकलाप होते हैं, जो भी वहाँ यहीं पर होते हैं। गोलगृहम, गोलघर, तारामंडल, ये सभी छात्र छात्राओं को पटना में अवश्य देखना चाहिए। तारामंडल पटना का बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक है।
जैविकोद्यानम, जैविक उद्यान भी है। जैविक उद्यान का तात्पर्य है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर है। और मौर्य काल का अवशेष है, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के समय का जो है बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे पुरानी चीज़ें वहाँ पर पटना में आज भी हैं। इनके अलावा और क्या कहते हैं, कहते हैं महावीर मंदिरम। महावीर मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक और बहुत ही रमणीय स्थल है, जो पटना के मुख्य रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में है, उसी के फील्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत सुंदर है। आजकल उसके बगल में भगवान बुद्ध का जो नाम से जो है वो गार्डन भी है, वो भी दर्शनीय है, रमणीय है, सब घूमने लायक है। कहते हैं ये यहाँ के दर्शनीय स्थल है। क्या क्या बताएं, संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, सचिवालय सेक्रेटरीट, गोलगृहम गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान अर्थात चिड़ियाघर और मौर्य काल के अवशेष। इसके अलावा एक आस्था का जो केंद्र है वो महावीर मंदिर है। ये सभी दर्शनीय स्थल है। आगे कहते हैं प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। कहते हैं प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, जो उनके दसम गुरु गोविंद सिंह का क्या है, जन्म स्थान है। वहाँ गुरुद्वारा इस नाम से वो प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा नामक नाम से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना में है, जो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। और वो कहाँ है जी वो पूजनीय स्थल, वो भी प्राचीन पटना नगर में स्थित है। आगे देखें, तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायान्ति। वहाँ पर कहाँ पर, पटना के गुरुद्वारा में इस देश के अनेक तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, अनेक तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ये आपके पुस्तक का ये 9वां पृष्ठ था, ये 9वां पृष्ठ यहाँ पर है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 10वें पृष्ठ पर। तो अब पृष्ठ पलट करके 10वें पृष्ठ पर आ गए हैं। यहाँ कहते हैं एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। अर्थात एवं का अर्थ है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। च मतलब और सब चीज़ें, सब कुछ, वो सभी चीज़ें जो वैभव है इसका, वो संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है, संग्रहालय में देखने लायक है। पटना के संग्रहालय में पटना का जो वैभव है वो सभी वहाँ पर संकलित है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार से पर्यटन के मानचित्र में यह नगर, इदम नगरम, यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र में पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ इस पूरे पाठ का जो है पाटलिपुत्र वैभवम का मैंने आपके सामने रखा है। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में यहाँ शब्दार्थ है, इसके नीचे जो है वो संधि विच्छेद है, और अगले पेज पर हम लोग इसके प्रश्न उत्तर में चलते हैं। तो पृष्ठ 12 पर हम देखते हैं कि इसका जो अभ्यास है वह सबसे पहले मौखिक अभ्यास शुरू होता है। मौखिक अभ्यास का
इस पाठ के जो हैं प्रश्न, इसका तात्पर्य आपके एग्ज़ाम से नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि 1 नंबर में लिखा है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये 2 वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत। अर्थात पाटलिपुत्र नगर के विषय में, पाटलिपुत्र नगर के बारे में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए। इसका तात्पर्य है कि आप पटना के बारे में कोई भी 2 वाक्य, सिंपल से सिंपल वाक्य जो है आप बोल सकते हैं, अपने कक्षा में सुना सकते हैं। जैसे प्राचीन नगरम पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे स्थितः अस्ति, या ऐसा कर सकते हैं कि बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति। इस तरह का जो है आप 2 वाक्य सुना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला कहते हैं 2 नंबर में अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत। नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह बोलिए। जैसे सचिवालयः, अर्थात यहाँ पर आपसे समास विग्रह, अर्थात इन शब्दों को तोड़ करके समासिक पदों को विग्रह के रूप में पूछ रहा है कि बोलना है। तो सचिवालय का क्या करेंगे? तो करेंगे सचिवानाम आलयः, सचिवानाम आलयः बराबर सचिवालयः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। सचिवों का आलय, घर, आलय का अर्थ होता है घर। सचिवों के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों के सचिव जहाँ बैठते हैं, सेक्रेटरी लोग जहाँ बैठते हैं, उसको सचिवालय कहा जाता है। गोल गृहम अर्थात गोल घर, गोलम तत्च गृहम या गोलम च तत्गृहम, यहाँ पर अव्ययभाव समास है। गोल घर। महितल तिलकम, इसका होगा महितलस्य तिलकम। महितल माने धरती, तिलक मतलब तिलक, शोभा जो होता है। महितलस्य तिलकम। आगे है महानगरम, महान च असौ नगरम भी कर सकते हैं। महान, अगला है महानगरम, इसका हो सकता, कर सकते हैं महान च असौ नगरम या महान महत च तत् नगरम भी कर सकते हैं। कर्मधारय समास होगा इसमें। महत च तत् नगरम बराबर महानगरम। आगे है सरस्वती कुलगृहम, अर्थात सरस्वती का कुलगृह, यह भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ होगा सरस्वत्याः कुलगृहम बराबर सरस्वती कुलगृहम। तो इस प्रकार से ये मौखिक अभ्यास था। इसमें एक संधि है, ज़रा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मौखिक अभ्यास के 3 नंबर में है संधि विच्छेदम वदत। संधि विच्छेद बोलिए। पहला है नगरेष्वन्यतमम, इसका बनेगा नगरेषु जोड़ अन्यतमम, नगरेषु जोड़ अन्यतमम। यह स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि है। ग्रामो अयम, ग्रामः, ग्रामः जोड़ अयम, यह पूर्व रूप संधि है। यहाँ विसर्ग को नहीं, विसर्ग नहीं, ग्रामः उत्व संधि होकर के यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुआ है, अवग्रह का चिन्ह प्राप्त है। इसके बाद में कालांतरेण, तो कालांतरेण जो है काल जोड़ अंतरेण, ये दीर्घ संधि है। ये विसर्ग संधि था ग्रामः अयम, और ये स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है। पटनेति, पटना जोड़ इति, यण संधि है। दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है? यण संधि है। पटना जोड़ इति। अगला है निर्गतः, यह विसर्ग संधि है, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ ऋत्व संधि है, ऋत्व को विसर्ग हो गया है, तो यहाँ बनेगा निह जोड़ गतः, निह जोड़ गतः। तो इस तरह से ये मौखिक अभ्यास का जो था ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला अभ्यास लिखित का है, इसमें हम लोग चलते हैं। तो इस लिखित अभ्यास का संबंध आपकी परीक्षा से है। इस लिखित अभ्यास के, इस पाठ के लिखित अभ्यास से प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कहते हैं अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कहते हैं नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क में दे रहे हैं कुट्टनी मताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति।
अर्थात कुटनी मताख्य काव्य किस कवि की रचना है। देखिए यहाँ एक चीज़ दे रहा है कि उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है आपको, तो इसको यहाँ क्या आएगा, कुटनी मताख्य काव्य किस कवि की रचना है, तो यहाँ लिखेंगे कुटनी मताख्यम काव्यम। याद आ रहा है, पाठ में मैंने बताया था। यहाँ उत्तर होगा दामोदर गुप्तस्य, इस कस्य के जगह पे आ जाएगा दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। कुटनी मताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति, अर्थात कुटनी मताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। आगे आए ख में होगा पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति, इसका उत्तर होगा, अर्थात पाटलिपुत्र किस नदी के तीर पर अवस्थित है, तो यहाँ देंगे गंगायाः तीरे, अर्थात पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति। बस यहाँ पर जो है गंगायाः आपको लगा देना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमस्ति, पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर या तीर पर अवस्थित है। ग में कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। देखिए मैंने पीछे बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो क्या कहते हैं, उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा। याद आ रहा है, अति उत्कृष्टा आसीत्, यहाँ पर लिखेंगे अति उत्कृष्टा आसीत्। घ में राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्, अर्थात राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो आपका उत्तर होगा राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम् आसीत्। सुतरां समृद्धम, बहुत समृद्ध था, बहुत तेजी से समृद्ध हुआ था। अंग नंबर में 5वें पर लिख रहे हैं काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो ये तो आप जानते ही हैं, राजशेखर ने लिखा ना, तो राजशेखर को यहाँ पर लाएंगे, कह हटा करके यहीं राजशेखर ला देंगे, यहाँ बनेगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखरः अलिखत। ये आपका अभ्यास लिखित का ये पांचों, प्रथम का एक क ख ग घ जो इसका आंसर आपको मिल गया। अब इसके नीचे जो 2 नंबर में आ रहा है, यहाँ संधि विच्छेद करने को आ रहा है, तो चलिए ज़रा इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द है पाणिनि पिंगला विह। पाणिनि पिंगला विह का संधि विच्छेद आप करेंगे, ये स्वर संधि है। पाणिनि पिंगलऊ, बालक का जैसे बालकऊ बनाते हैं, यहाँ अयादि संधि है, औ को आव हो गया है, औ को आव हुआ है, स्वर संधि में अयादि संधि आता है, एचो अयावह इसका सूत्र है। तो पाणिनि पिंगलऊ जोड़ इह, इसका बनेगा पाणिनि पिंगलाविह। अगला शब्द है अत्युत्कृष्टासीदिति। तो इसमें आप 2 3 4 शब्द तोड़ेंगे, देखें कैसे तोड़ेंगे। अत्युत्कृष्टासीदिति में 4 शब्द तोड़ेंगे। सबसे प्रथम तोड़ेंगे अति, अति अतहर्षयति, अति जोड़ उत्कृष्ट, अति जोड़ उत्कृष्ट, अति के तीक में जो ई है उसको य हो गया यण संधि से, ई को यणची सूत्र है इसका। तो अति उत्कृष्ट, अति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आसित, उत्कृष्ट जोड़ आसित, उत्कृष्टासित, और आगे हो जाएगा जोड़ इति, आसित जोड़ इति बराबर आसिदीति। तो ये इसमें 4 शब्द आप तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है उत्सवाश्च, ये विसर्ग संधि है, यहाँ बनेगा उत्सवः जोड़ च, इस आधे तालाबे श को विसर्ग हो जाता है।
उत्सवः च। नेक्स्ट है अस्योत्तरस्याम, ये जो है गुण संधि है और दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अस्य जोड़ उत्तरस्याम, अस्य जोड़ उत्तरस्याम, तो यहाँ अ और उ मिलकर के ओ हो गया है। नेक्स्ट है गांधी सेतुर्नाम, गांधी सेतु, गांधी सेतु, इस रेफ को, जो रेफ दिखाई दे रहा है, इस रेफ को विसर्ग बना देंगे और नाम अलग हो जाएगा, तो बनेगा गांधी सेतु नाम। नगरस्यास्य, ये भी दीर्घ संधि है स्वर संधि के अंतर्गत। नगरस्य जोड़ अस्य, नगरस्य जोड़ अस्य। अगला है पुष्पाश्रिता, ये भी दीर्घ संधि है। पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता बराबर पुष्पाश्रिता। तो ये आपके संधि हो गए लिखित अभ्यास में। अब हम लोग चलेंगे, ये अभी विच्छेद कर रहे थे हम लोग ना, विच्छेद कर रहे थे, तोड़ रहे थे, अब जोड़ेंगे, संधि करेंगे। बहुलमुत्पादनम, म में ऊ लाएंगे तो मुँह बन जाएगा, मुँह, यहाँ बनेगा बहुलमुत्पादनम। नेक्स्ट है गंगायास तीरे, गंगायास तीरे, गंगा के तीर पर, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को आधा सा हो जाएगा, दंत सा। नगरे अस्मिन, ए पूर्व रूप संधि हो जाएगी यहाँ पर। नगरे ए को अवग्रह से अ हो जाएगा, तो यहाँ नगरे अस्मिन करेंगे। यहाँ च अस्ति का होगा चास्ति, च में अ है, अस्ति में अ है, अ मिलके आ बनेगा चास्ति, दीर्घ संधि। शब्दः अपि, ये बनेगा शब्दो अपि, ये भी पूर्व रूप संधि हो जाएगा, ये बनेगा शब्दो अपि। इसके नीचे दो शब्द और है, सर्वदा जोड़ आक्रांतम, सर्वदा क्रांतम, ये दीर्घ संधि है, आ और आ मिलकर के आ ही रहेगा, इसलिए बनेगा सर्वदा क्रांतम। और यहाँ इति जोड़ एते, इति जोड़ एते, ये यण संधि है। इति में जो ई है इसको य हो जाएगा, तो बनेगा इत्येते, इत्येते। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के बाद अब चौथे पे हम लोग चलेंगे, जो कहते हैं अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे गए पदों को, पदों में, नीचे लिखे गए पदों में इनको क्या करना है, पदानाम, इन पदों को स्ववाक्येषु, अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग कीजिए। नीचे लिखे गए पदों को अपने वाक्य में संस्कृत में प्रयोग कीजिए। ये शब्द हैं यद्यपि, संप्रति, अतीव, महान, नगरम, अत्र। यद्यपि का अर्थ होता है यद्यपि, अगर। संप्रति मने अब या अभी, आजकल भी होता है। अतीव मतलब अतीव बड़ा, महान महान, नगरम नगर, अत्र मने यहाँ। तो इनको आप सिंपल से वाक्य बना सकते हैं। यद्यपि का मतलब होता है जैसे कि यद्यपि अहम पठामि, यद्यपि अहम गच्छामि, सिंपल से बना सकते हैं आप। यद्यपि से जोड़ करके कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है आप इसमें बना सकते हैं। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जीर्णम अभवत्, ऐसा आप किताब से भी उठा सकते हैं, अपने बुक से उठा सकते हैं, ठीक है। अगला है संप्रति। तो संप्रति का अर्थ होता है अब, संप्रति का अर्थ होता है अब, जिसे कहते संप्रति सर्वे छात्राः गच्छन्ति, संप्रति अहम पठामि, इस तरह से बना सकते हैं। अतीव, तो अतीव पर भी आप बना सकते हैं। आपके पुस्तक में आया था कि पाटलिपुत्रम अतीव समृद्धम आसीत्, पाटलिपुत्रम अतीव समृद्धम आसीत्। महान, सम्राट अशोक एक महान राजा आसीत्, इस तरह से। नगरम, पाटलिपुत्र नगरम महानगरम आसीत्, इस तरह से कर सकते हैं। या बिहार से राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति, ऐसा कर सकते हैं। अत्र तो सिंपल से है, अत्र सर्वे छात्राः पठन्ति, इस तरह से बना सकते हैं। 5वें नंबर में है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए, पूरा कीजिए। क्या है, क में कहते हैं गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम, खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ कह रहे हैं महादेशस्य दीर्घतमः सेतु आसीत्। गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का क्या है, एशिया महादेश में कि अफ्रीका, ऑटोमेटिकली ये तो सबको जानता है कि एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, क्या गोलगृहम ताजमहलम, तो यहाँ गोलगृहम होगा। पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्यते, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है, माधवपुर या कुसुमपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा कुसुमपुर।
अगला है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलितः। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलितः। तो इसमें क्या आएगा, आंग्ल शासन काले गुप्त शासन काले, तो यह आएगा कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः। नेक्स्ट अंग में कहते हैं पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर या पूर्व, तो यहाँ उत्तरस्याम कर दीजिएगा। यहाँ ते गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु आसीत्। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, दसम गुरु थे, तो दसमः गुरु यहाँ पर दसमः गुरु आसीत्। इस तरह से करेंगे तो ये आपका जो है 5वां नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए छठे नंबर में क्या कहते हैं। छठे में कहते हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। वहाँ पर तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो तीर्थयात्रिणः पे बन जाएगा, बहुवचन है, यात्री यात्रिणो यात्रिणः, तो बनेगा कह कहोगे के, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ के, तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। ख में कह रहे हैं मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जरणता मन्नमभूत। अर्थात मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण होता रहा। तो यहाँ पर मध्यकाले का यहाँ कर सकते कस्मिन काले भी कर सकते हैं और कदा से भी कर सकते हैं, कदा पाटलिपुत्रम, तो ये दोनों कर सकते हैं। कस्मिन काले बेहतर रहेगा। आगे हैं ग में मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जातः। मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो पाटलिपुत्र से पे बनाना है तो करेंगे कस्य, यहाँ कर देंगे कस्य, वही हो जाएगा। घ में तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्। वहाँ सभी लोग आनंदित हुए, तो यहाँ आनंदमग्नाः दिया हुआ है। इस आनंदमग्नाः पर जब आप बनाएंगे तो तत्र सर्वे जनाः कीदृशः अभूवन् कर दीजिएगा, कैसे हुए, आता आनंदमग्नाः अभूवन्, कीदृशः कीजिएगा। तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, तो यहाँ भगवान बुद्ध के लिए कह कर देंगे। तत्र कह बहुकृत्व समागतः, तो भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। नगर से शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय में बड़ी तेज़ी से हुई, तो अशोकस्य के जगह पे कस्य कर देंगे। इस पूरे शब्द को हटा करके इसके लिए एक शब्द लाएंगे कस्य। तो इस तरह से ये छठा नंबर जो था ये प्रश्न निर्माण का था। अब हम लोग आगे चलेंगे 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर कह रहा है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता नाम विभक्तिम लिखत। अर्थात रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्तियों को लिखिए। तो इनमें विभक्ति दर्शानी है, जैसे कि क में कह रहा काले काले उत्सवः भवन्ति स्म। काले काले, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। काल का काले बनेगा, बालक का बालके बनता है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट है ख में तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक ग्रंथों में मिलता है, प्राप्त होता है। तो तस्य, ये तो बहुत सिंपल है, तस्य का बनेगा षष्ठी। तस्य ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा सप्तमी, यहाँ हो जाएगा षष्ठी। ये 14 नंबर का पृष्ठ था। अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर पर। तो 15 नंबर पृष्ठ पर ग में दे रहा है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। तो यहाँ नगरम में बनाना है, तो ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। घ में दे रहा है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत्। कौमुदी महोत्सव महान समारोह था, तो यहाँ भी जो है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ये पुल्लिंग में और ये नपुंसकलिंग में है। कौमुदी महोत्सव के लिए प्रथमा विभक्ति होगी। अंग में दे रहा है दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति कर दीजिएगा। बालक का बालके बनता है, तो अवसर का अवसरे यहाँ पर बनाया गया है सप्तमी विभक्ति में। इसके बाद 15 पृष्ठ पर अंतिम प्रश्न है स्तंभद्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत। 2 स्तंभों में लिखे गए शब्दों का आपस में मेल करना है, क और ख में। तो जैसे कि यहाँ मही दिया है, तो मही से तात्पर्य होगा पृथ्वी का, तो मही किस पे जाएगा, पृथ्वी पर।
है ना। और यहाँ पर दे रहा है सुतराम, तो सुतराम का अर्थ होगा अत्यधिकम में जाएगा, सुतराम का अत्यधिकम में। और पुरंदरा है, तो पुरंदरा को आप ले लीजिएगा इंद्र में, पुरंदरा का संबंध किससे है, इंद्र से है। अन्यतमम का संबंध हो जाएगा एकतमम से, और उत्कृष्टा का संबंध प्रकृष्टा से, और लास्ट बच गया आगतः, और आगतः का संबंध होगा आगच्छत से। तो इस तरह से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही डिटेल में इस पाठ को पढ़ाया है, और मुझे लग रहा है कि जब भी समय मिले आप सभी को इसका जो है आप श्रवण करें, इसका वीडियो को देखें, और इसके बाद में इसी वीडियो के साथ में तुरंत अगला पाठ भी मैं साथ ही साथ जोड़ दे रहा हूँ, दो पाठ का करके, इससे आपको बहुत अधिक सुविधा होगी। तो अब इस द्वितीय पाठ के बाद हम लोग चलेंगे इसी पुस्तक के अगला पाठ जो तृतीय पाठ है, जिसका शीर्षक है अलस कथा। तो अलस कथा की हम लोग अब जो है वाचन और उसका पाठ करेंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग तृतीय पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तृतीय पाठ का शीर्षक है अलस कथा, अर्थात आलसियों की कथा। तो इसका जो ये भूमिका में लिखा गया है, इसकी हिंदी हम लोग ज़रा देखें। कह रहे हैं अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अर्थात अयम पाठः मतलब यह पाठ विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। तो जब एक ही विभक्ति कई शब्दों में लगता है तो उन सब का जो विभक्ति का अर्थ होता है वो हर शब्द के बाद में न लगा करके अंतिम शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जैसे विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कहने का तात्पर्य है कि सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप के द्वारा विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। और च का मतलब और, मैंने पहले भी बताया है कि च का जो अर्थ होता है वो जिस शब्द के बाद में होता है उसका अर्थ उस शब्द से पहले यहाँ पर लगेगा। और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देती है। क्या कहा? मानव गुणों के महत्व का वर्णन है और दोषों के दूर करने का, निराकरण माने हटाना, दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। कौन? ये जो पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है, ये पुरुष परीक्षा मानव गुणों के महत्व का वर्णन इसमें किया गया है और मानव का जो दोष है, जो अवगुण है, जो बुराई है, जो कमी है, उसको दूर करना, निराकरण माने दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। विद्यापति के बारे में आप सब पहले से भी अवगत हैं, जानते होंगे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत्। कहते कि और आपको बताएं कि बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। ऐसा जो है उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक रही है। कहने का मतलब है कि विद्यापति हिंदी भाषा के
और मैथिल भाषा के तो कवि थे ही, लेकिन वो संस्कृत विषय में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वो संस्कृत भाषा के भी उद्भट और उत्कृष्ट विद्वान थे। इसमें भी उनकी पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में जो हम ये अलस कथा पढ़ने जा रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। इस पाठ में आलस्य नामक दोष को दूर करने के लिए, दूर करने में ये जो कथा है इसको व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है थोड़ा सा हंसी मजाक के माध्यम से किसी बात को, किसी अवगुण को, किसी दोष को, किसी बुराई को कैसे दिखा करके उससे होने वाले नुकसान को बताया जाता है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। जो नीतिकार लोग हैं, जो नीति शास्त्रों की प्रणेता है, जो नीति ग्रंथों के रचयिता हैं, जो विद्वान हैं, वे लोग आलस्य को रिपु रूपम मन्यन्ते, रिपु के रूप में मानते हैं। रिपु के रूप में मानते हैं। रिपु का तात्पर्य होता है शत्रु। रिपु का तात्पर्य क्या होता है? शत्रु। अर्थात वे लोग आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये शत्रु होता कहाँ है? तो ये हमारे और आपके ही शरीर में होता है। और ये हमारे शरीर में ही रहने वाला ये जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। चलिए आगे चलते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे, हुए थे, ऐसा इसका अर्थ करेंगे। आसीत का अर्थ होता है था, थे, थी। लेकिन किसी भी बात को जब संस्कृत भाषा में प्रारंभ किया जाता है तो आसीत यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, उसको प्रथम ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि हम कोई कहानी करते हैं तो शुरू क्या करते हैं कि क्या हुआ कि एक बार एक ऐसे थे, इसीलिए आसित यहाँ आया है। फिर से देखा जाए, मिथिलायाम, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। और वो चौका अर्थ होता है और ये इससे पहले लगेगा। और वो कैसे थे जी? तो कहते हैं स्वभाव से दानशील थे। वो स्वभाव से कैसे थे? दानी थे, दानशील थे और कारुणिक थे। जो भी करुणा से युक्त व्यक्ति होता है उसको दूसरों पर बड़ी जल्दी दया आती है। तो वो दानशील थे और कारुणिक थे। जो निर्धन गरीब होते थे उन सभी को, जिनकी दुर्गति होती, दुर्गति का अर्थ है जिनकी गति अच्छी नहीं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, उनको और अनाथों को प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति, प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन का दान करते थे। उनको प्रतिदिन पर्याप्त भोजन खिलाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्यन्न वस्त्रे दापयति। उन्हीं के मध्य में, उन्हीं के बीच में आलसियों को भी अन्न एवं वस्त्र। यहाँ अपि है, आलसेभ्यः, अपि पूर्व रूप संधि से यहाँ अवग्रह का चिन्ह है और पूर्व रूप संधि से यहाँ भी अवग्रह का चिन्ह है। तो जब यहाँ संधि विच्छेद होगा तो अ यहाँ पर आपको दिखेगा। अन्न और वस्त्र उनको भी देते थे। किनको? आलसियों को। एक्चुअल में वो राजा दानी थे, कारुणिकों के प्रति, दुर्गतियों के प्रति, अनाथों के प्रति वो अपनी जो है दानशीलता दिखाते थे, सेवा भाव दिखाते थे, भोजन प्रतिदिन देते थे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ आलसियों को भी वस्त्र और अन्न दे दिया करते थे। राजा का ऐसा स्वभाव था। यतः, क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है सुनिए।
निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। आप सब भी इसको अगर उच्चारण करें तो बहुत ही सुंदर एवं अच्छा लगेगा। फिर से देखिए, निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। कहते हैं निर्गतीनां च सर्वेषाम्, निर्गतीनां च सर्वेषाम् अर्थात जिनकी गति जो है वो खराब हो गई है, जिनकी गति जो है आलसियों की तरह हो गई है, उन अर्थात कहा गया है कि निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, अर्थात संसार में जितने भी दुर्गति एवं निर्गति वाले प्राणी हैं, जिनकी भी स्थितियां खराब है, उन सभी में, सर्वेषाम माने सभी में, आलसियों को सबसे प्रथम माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में कोई कितना भी निर्धन है, अपंग है, गरीब है और स्थिति उसकी शारीरिक आर्थिक रूप से यदि हीन है, कमज़ोर है, उनमें उनसे भी ज़्यादा आलसियों की स्थिति खराब मानी गई है। जानते हैं क्यों? देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। कहने का तात्पर्य है कि जाठरेणापि, जठर कहाँ होता है? पेट में होता है। पेट में जो भूख लगती है, पेट की जो अग्नि को कहा, भूख को कहा जाता है जठर। कि पेट में भूख लग जाने के बाद भी, पेट में भूख की ज्वाला उत्पन्न हो जाने के बाद भी, नहीं कहते कि पेट में भूख से आग लगी है। इसी तरह से पेट की भूख की जो ज्वाला है, और वह्निना माने अग्नि, उसकी जो ज्वाला है वो उठ जाने पर भी आलसी क्या करता है? किंचिन्न क्षमते कर्तुम, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो कुछ भी न मने नहीं, कर्तुम मने कर, क्षमते सकता है। कहने का मतलब है कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, वो दिन भर आलस्य में पड़े रहते हैं। एक व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, उसके साथ तो समस्या है कि वो प्लेट में से कैसे उठाकर खाएगा। एक व्यक्ति गरीब है, उसके साथ समस्या है कि उसके पास भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन आलसी व्यक्ति जो होता है, वो आलसी के हाथ पैर भी सही होते हैं और उसकी स्थिति भी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसको भूख लग जाए, उसे आप प्लेट में अगर खाने को भी दे दे तो भी वह अपने हाथों को इतना कष्ट नहीं दे सकता है कि अपने हाथों से अपने निवाला को, अपने ग्रास को, अपने भोजन के कौर को उठा करके मुंह में डाल ले। ऐसे आलसियों की स्थिति होती है। इसीलिए सभी निर्गतियों में सबसे पहले आलसियों को ही माना गया है। चलिए, ततो वलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूवुः। कहते हैं ततो वलस पुरुषाणाम, उसके बाद आलसियों आलसी व्यक्तियों का इष्ट लाभ है। तत्र इष्ट लाभ, इष्ट लाभ का मतलब होता है इच्छित लाभ। सुन करके बहुत बहवह, बहुत से तुंद मने बड़े बड़े पेट वाले, बहुत से बड़े बड़े तोंद वाले, तत्र वर्तुली बभूवुः, वहाँ इकट्ठा होने लगे। कहने का मतलब है इस संसार में आलस्य एक ऐसा दुर्गुण है, एक ऐसा बुरा गुण है कि वह दिखाई नहीं देता है। बस उसने कह दिया तो उसको मानना पड़ता है। हाथ पैर से सही है, सब कुछ है, लेकिन आलस्य है तो आलस्य की क्या परीक्षा ली जाएगी? आलस्य का मानक क्या तैयार किया जाएगा? बहुत मुश्किल है। स्वस्थ व्यक्ति भी कह देगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब उसको किस मानक से उतारा जाए? इसीलिए कहते हैं कि आलसी पुरुष जो थे वो इष्ट लाभ को, वांछित लाभ को देख करके और वहाँ जा करके इकट्ठे हो गए। यतः, क्योंकि कहा भी गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते
सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। एक बार और देखिए छंद में, स्थिति सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात स्थिति परिस्थितियां जो होती है आसान समझ करके, सौकर्य मूला का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। सुविधाजनक जो स्थिति होती है ना, वो सर्वेषाम अपि संगत है, वो सबको बहुत आकर्षित करती है, सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि दौड़ रहा हो और उससे पूछा जाए कि अभी आप क्या चाहते हैं, तो कहेगा भैया हम तो खड़ा होना चाहते हैं। कोई खड़ा हुआ व्यक्ति से पूछा जाए तो वह उससे भी आसान स्थिति को पसंद करेगा, वो कहेगा मैं तो बैठना चाहता हूँ। और किसी बैठे हुए व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो वो जानते हैं क्या कहेगा, वो कहेगा अब मैं लेटना पसंद करता हूँ। अर्थात आसान से आसान स्थिति को सब कोई पसंद करता है। और किसी लेटे हुए व्यक्ति से आप पूछे कि अब आप इससे भी अच्छा क्या चाहते हैं, तो कहेगा बस मैं तो अब सो जाना चाहता हूँ। उसी को यहाँ कहा गया कि स्थिति सौकर्य मूल, अर्थात सुविधाजनक जो स्थिति है ना, वो सबको पसंद आती है, सब चाहते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो। सजाती नाम सुखम दृष्ट्वा, और अपने जाति के सुख को देख करके, अपने जाति को के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता है। सभी जंतु, सभी प्राणी उसे प्राप्त करने की, उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं, और उसके लिए सभी धावंती, सब दौड़ते हैं, सब चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको अधिक मिल जाए, हमको सुविधाजनक स्थिति से मिल जाए। ये तो स्थिति है। आगे देखिए क्या कहते हैं, पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात माने बाद में, आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा, बनावटी आलस्य दिखा करके, बनावटी झूठ-मूठ का आलस्य प्रदर्शित करके भोजन ग्रहण करने लग गए थे, भोजन कर लिया करते थे। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुष ही परामृष्टम। उसके बाद अलसशालायां, अलस आलसियों के घर में, आलसियों के शाला में, बहुत द्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, बहुत अधिक द्रव्य व्यय होता हुआ देख करके। कहने का तात्पर्य है, आलसियों के शाला में, उनके घर में, शाला माने घर, जैसे पाठशाला, पाठ का घर, पाकशाला भोजन का घर, यज्ञशाला यज्ञ का घर, तो आलसियों का जो घर था उसमें बहुत अधिक धन व्यय होता हुआ देखकर तन्नियोगी पुरुष ही, वहाँ पर जो नियुक्त पुरुष थे, वहाँ पर जो मंत्री ने जिन सेवकों को, जिन व्यक्तियों को उनकी देख रेख में लगाया था, उन्होंने परामृष्टम, आपस में परामर्श किया, आपस में विचार किया, आपस में राय किया। क्या कि यक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। क्या विचार किया जी? उन्होंने विचार किया कि अक्षम बुद्धिया, हम सब अक्षम बुद्धि हैं। लग रहा है कि बुद्धि से हीन होकर करुणा से युक्त हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो केवल आलसियों के लिए वस्तु देते हैं। कहने का मतलब है, हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो अक्षम जो बुद्धि वाले हैं उन पर करुणा करके केवल आलसियों को ही वो वस्तु दान में दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। हो ये रहा है कि कपट करके, छल कपट ढोंग करके, जो आलसी नहीं है, अनलसा, अलसा का उल्टा होगा अनलसा, जो आलसी नहीं है वो भी जो है भोजन
ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ के अन्य सुख सुविधाएं ले रहे हैं। और यदि ऐसा है तो ये हम सभी का प्रमाद है। अगर ऐसा है तो ये हम सभी का आलस्य है। प्रमाद का अर्थ भी आलस्य होता है, लेकिन प्रमाद में आलस्य में थोड़ा सा अंतर यही है कि आलस्य में व्यक्ति उसके परिणाम को, उससे होने वाले, उस आलस्य के कारण होने वाले दुष्परिणाम को नहीं जानता है। और प्रमाद का अर्थ होता है कि आलस्य तो कर रहा है लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणाम को वो जानता है। कहते हैं यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। क्या बोले? यदि ऐसा हो रहा है तो हमें आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासुः। ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके? उन्होंने विचार किया कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो मालिक है, वो अक्षम बुद्धि वाले और आलसियों को वस्तु देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं छल कपट से आलसी बन करके जो ये लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसा करना हमारी गलती है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? उन आलसियों की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया? प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, सोए हुए उन आलसियों के घर में, शाला में, उन नियोगी पुरुषों ने, उन नौकरों ने, उन देख रेख करने वाले लोगों ने वह्निम दापयित्वा निरूपयामासुः, धीरे से क्या किया? वह्निम, अग्नि लगा दिया, आग लगा दिया। और आग वहाँ पर लगवा करके बगल में जा करके छुप गए और उसका निरीक्षण करने लगे। आग लगवा करके एक तरफ साइड में हो करके उसकी देख रेख भी करने लगे कि स्थितियां अब क्या होती हैं। तो आगे देखिए, ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्तः सर्वे पलायितः। उसके बाद घर में आग लगा हुआ और अग्नि को प्रवृद्ध होता हुआ देख करके जो धूर्त थे, जो झूठ मूठ का ढोंग करके उसमें शामिल हो गए थे, वे सर्वे पलायितः, वे सभी के सभी क्या हुआ? वे सभी के सभी भाग गए। फिर से देखिए, उसके बाद गृह लग्नम, घर में अग्नि लगा हुआ देख करके धूर्त जो थे सभी के सभी पलायित होकर गए, भाग गए। पश्चात ईषद अलसा अपि पलायितः। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ईषद अलसा, थोड़े थोड़े आलसी थे, कहने का मतलब है कि जो कम आलसी थे, ईषद आलसी थे, वो भी कुछ देर के बाद वहाँ से भाग खड़े हुए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्तः परस्परम आलपन्ति। लेकिन चार पुरुष वहीं पर सोए रहे और परस्परम आलपन्ति, और आपस में परस्पर आलाप कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे, परस्पर आपस में बात करने लगे। क्या करने लगे? एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, जो सबसे पहला था चारों में से, उसने क्या किया कि वस्त्र से मुख को ढका हुआ ही, कपड़े से मुख को ढका हुआ ही, भीतर से ही, कपड़े के भीतर से ही उसने उक्तम बोला। क्या बोला? अहो कथम अयम कोलाहलः। उसने बोला, अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है, अरे ये कैसा, अयम मने यह, कथम मने कैसा, कोलाहल मने शोरगुल, हल्ला गुल्ला, अरे ये कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। वो जो भाग रहे थे और जो अग्नि जो चट चट पट पट कर रही थी, अग्नि की आवाज़ और वो लोग भागने की जो धमक जो थी, उसी बात को सुन करके बोला कि अरे ये कैसा हल्ला गुल्ला है, कैसा शोरगुल हो रहा है, कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम, तभी उसके बगल में उधर पड़ा हुआ, सोया हुआ जो दूसरा आलसी था, उसने बोला। उसने क्या बोला जी? उसने बोला
तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरे ने बोला कि लगता है कि यत मन की इस घर में आग लगी हुई है। देखिए कितने आलसी हैं। दूसरे ने बोला कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तृतीय नोक्तम, उसकी बातों को सुन करके तभी तीसरा उसके गोमतारी पड़ा हुआ था, उसके पैरों में कहीं उधर जा करके सोया हुआ था। वो तीसरे नंबर का आलसी बोलता है, क्या बोलता है? कोपी तथा धार्मिको नास्ति। उसने बोला अरे भाई कोई भी धार्मिक व्यक्ति यहाँ नहीं है। तीसरे ने क्या कहा? कोई भी यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। य इदानीं जलाद्रैर्वासोभिः कटैर्वास्मान प्रावृणोति। जो इस समय जल आदि से भिगो करके कोई चटाई या कोई बोरा या ऐसी कोई चीज़ से हम लोगों को ढक दे। उसने कहा कि इस समय जल आदि से भीगे हुए वस्त्रों से या चाटाइयों से कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें ढक दे। चतुर्थे नोक्तम, तब चौथा कहीं उधर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था उड़ करके। उसने कहा अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुथा। उसने बोला अरे बातुनियों, अरे बाचालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुथा, क्यों इतना बोल रहे हो? क्यों कैसे बातों को आप लोग बोल रहे हो? तुष्णिम कथम न तिष्ठत, क्या बक बक किए हो, चुपचाप क्यों नहीं रह रहे हो? क्या कहा चौथे ने कि अरे बातुनियों, क्यों ये व्यर्थ की बात बक बक तुम लोग कर रहे हो? तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रह रहे हो? ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा। ततश्चतुर्णाम, उसके बाद उन चारों के ऊपर भी तेषामेव, उनकी बातों को, उन चारों के भी बातों को परस्परम आपस में करते हुए सुन करके और वहनी माने अग्नि उन जलती हुई उनके ऊपर गिरता हुआ देख करके, पतिष्यंतम माने गिरता हुआ देख करके, नियोगी पुरुषैर्वध भयेन चत्वारो अपि अलसः। वो जो नियोगी पुरुष थे, जो नौकर थे, जो सेवक थे, वे लोग वध भयेन, वध के भय से, उन चारों आलसियों के वध के भय को देख करके चारों आलसियों को क्या किया जी? केशेष्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृतः। उनका केस पकड़ करके, और इतना ही नहीं, केस पकड़ करके उनको खींचते हुए घर से बाहर, गृहात् गृहीत्वा, केस को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पश्चातानालोक्य तैर्नियोगिभिः पठितम। बाद में उनको देख करके उन नियोगी पुरुषों ने पढ़ा, एक श्लोक पढ़ा उनके द्वारा। क्या पढ़ा गया? देखिए, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिल्लोके कारुणिकं विना। कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में पतिरेव गति स्त्रीणाम, पति जो होते हैं ना, वही स्त्रियों के गति होते हैं, वही स्त्रियों के रक्षक होते हैं। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? उनके पति होते हैं। और बाला नाम जननी गति, और जो छोटे छोटे अबोध बालक होते हैं, उन बालकों की जो गति, जो रक्षक जो होते हैं, कौन होते हैं? उनकी जननी होती है, उनकी माता होती है। नालसानाम गति काचित, कहते हैं कि आलसियों का जो रक्षक होता है, जो आलसियों का रक्षक संसार में, लोक में, कारुणिकों के बिना कोई नहीं होता है। अर्थात आलसियों के रक्षक इस संसार में कारुणिक अर्थात दयावान व्यक्ति के बिना
कोई नहीं होता है। अर्थात कारुणिक व्यक्ति ही आलसियों के रक्षक होते हैं, बालकों के उनकी माँ रक्षक होती है और स्त्रियों के उनके पति ही रक्षक होते हैं। ऐसा श्लोक उन्होंने पठितम पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, पश्चात तेषु चतुर्षु अलसेषु ततोपि अधिकतरम वस्तु मंत्रिदापयामास। उसके बाद में उन चारों के चारों आलसियों को जो है अधिकतरम, बहुत अधिक, मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने बहुत अधिक वस्तु दान में दे दिया, दिलवा दिया और उसके बाद से उस सिस्टम को उस दिन के बाद खत्म कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी होती है। आग लग जाने के बाद भी वे अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने मुख से चादर हटा करके वो भाग नहीं सकते हैं। वैसी स्थिति में भी उनके प्राण की रक्षा करने के लिए भी दूसरे लोगों को ही आना पड़ता है। इस तरह से यह पाठ हमने संपन्न कर लिया इसका अनुवाद के रूप में। अब हम लोग इसके अभ्यास पर चलते हैं और अभ्यास में देखते हैं कि इसके मौखिक और लिखित जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा किया जाता है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम लोग मौखिक अभ्यास पर चलते हैं। तो इसका जो मौखिक अभ्यास है उस मौखिक अभ्यास में सबसे जो प्रथम प्रश्न है उस प्रश्न में क्या कहता है, अधोलिखितानां प्रश्नान उत्तराणि वदत। देखिए मौखिक अभ्यास है इसलिए यहाँ बोलने के लिए कहा गया है, क्या कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर बोलिए। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ कहते हैं क में इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। अर्थात यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है बताया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष परीक्षा इसका उत्तर होगा। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। आप लिखेंगे इयं कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथात्, कस्मात् के जगह पर लगाएंगे पुरुष परीक्षा नामक। ख में आइए, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। अर्थात इस कथा में किसका महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा अस्याम कथायाम। अब कस्य के जगह यहाँ पर आपका उत्तर होगा मानव गुणानाम महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। आगे आइए, ग अस्याः कथायाः रचनाकारः कः। इस कथा के रचनाकार कौन है। तो कहते हैं अस्याः कथायाः रचनाकारः, बताइए, विद्यापति आसीत्। बहुत सुंदर, कह के जगह पर विद्यापति करेंगे। घ में कहते हैं इयं कथा किम शिक्षयति। ये जो कथा है ये पुरुष परीक्षा की, ये कथा किस चीज़ की शिक्षा देती है, किसकी शिक्षा देती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा इयं कथा आलस्य नामक दोषस्य शिक्षाम ददाति, या आलस्य नामकम दोषम शिक्षयति। आलस्य नामक महान दोषम शिक्षयति, एतादृश, ऐसा जो है आप इसका उत्तर बनाएंगे। आगे ये अंग, विद्यापति कः आसीत्। बहुत सुंदर प्रश्न है, विद्यापति कौन थे। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति मैथिल कवि ही, मैथिली कवि आसीत्। मैथिल कवि, मिथिला भाषा कवि थे, मैथिल कवि। यहाँ पर केवल कह के जगह पर मैथिल कवि करेंगे। और आगे चलिए, च में क्या कहते हैं, अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। अर्थात इस कथा में किस दोष का वर्णन है, इस कथा में किस दोष का वर्णन है। तो कहते हैं इस कथा में आलस्य नामकस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। कस्य के जगह पैर लगाएंगे आलस्य नामकस्य। तो ये आपका ये च नंबर हुआ। इसके बाद छ में कहते हैं मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्।
मिथिला के मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः। जी, कह के जगह पर लगाएंगे वीरेश्वरः आसीत्। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। ज कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्तः पलायिताः। किस चीज को देख करके सभी के सभी धूर्त भाग खड़े हुए भाग गए? तो कहते हैं प्रवृद्धम अग्निम। प्रवृद्ध अग्नि को देख करके सभी धूर्त पलायित कर गए, भाग गए। झ में कहते हैं अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुष ही किम परामृष्टम। अर्थात आलसियों के घर में बहुत अधिक द्रव्य धन खर्च होता हुआ देख करके उन नियोगी पुरुषों ने क्या विचार किया? इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा बनेगा। इसमें आएगा कि अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुष ही परामृष्टम। अब किम की जगह पर लगाएंगे यत् अस्माकं स्वामी करुणया केवलम अलसेभ्यः वस्तूनि दापयति किंतु कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। ऐसा विचार किया। क्या विचार किया? कि हमारे जो स्वामी हैं वो केवल आलसियों को वस्तुएं दान में देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ छल कपट करके लोग शामिल हो गए हैं और ये हमारी जो है आलस्य है, हमारा प्रमाद है, इसलिए हमें परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने विचार किया। अब मौखिक अभ्यास का दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नान उत्तरम एक शब्देन दत्त। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो क्या कहते हैं? क में अग्निम दृष्ट्वा के पलायिताः। अग्नि देख करके कौन भाग गए? तो इसका उत्तर होगा अग्निम दृष्ट्वा धूर्तः पलायिताः। अग्नि को देख करके जो धूर्त थे वे सभी के सभी भाग गए। आगे है कति पुरुषः सुप्तः आसन। कितने पुरुष वहाँ सोए हुए रह गए थे? तो इसका उत्तर होगा चत्वारः। क्या होगा? चत्वारः, चार। चत्वारः पुरुषः सुप्तः आसन। ग में कहते हैं एकः पुरुषः किम अवदत्। कि पहला नंबर का जो पुरुष था, जो आलसी व्यक्ति था, उसने क्या बोला? तो पहले ने बोला कथम अयम कोलाहलः। कथम अयम एक पुरुषः कथम अयम कोलाहलः अवदत्। कि ये हल्ला गुल्ला शोरगुल कैसा है? घ में द्वितीयः पुरुषः किम अवदत्। दूसरे पुरुष ने क्या बोला? तो कहते हैं द्वितीयः पुरुषः अवदत् यत् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। उसने बोला कि लग रहा है कि घर में आग लग गई है। अंग में आइए तृतीयः पुरुषः किम अवदत्। तो कहते हैं तीसरे पुरुष ने क्या कहा? तो तीसरे पुरुष ने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि काचित् धार्मिको नास्ति इदानीं जलाद्रैर्वासो भी कटैवस्मिन् प्रावृणोति। कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो चटाई उटाई भिगो करके हमें उड़ा दे। च में कहते हैं चतुर्थः पुरुषः किम अवदत्। चौथे पुरुष ने क्या बोला? तो चौथे पुरुष ने बोला तुष्णीम कथम न तिष्ठत। हाँ, उसने कहा कि अरे चुपचाप, अरे बातुनियों चुपचाप क्यों नहीं रह रहे हो। छ में कहते हैं वीरेश्वरः कः आसीत्। अर्थात वीरेश्वर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वीरेश्वरः मंत्री आसीत्। वीरेश्वर मंत्री थे। ज में तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। उसका स्वभाव कैसा था? तो कहते हैं तस्य स्वभावः दानशीलः कारुणिकः च आसीत्। उसका स्वभाव कैसा था? दानी और कारुणिक था। झ में आइए अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म। अर्थात आलसियों के सुख को देख करके कौन बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे? तो इसका उत्तर होगा धूर्तः। यहाँ पर करेंगे धूर्तः। अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तः कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। ये 21 नंबर का पेज था। अब हम चलेंगे 22 नंबर के पृष्ठ पर। अब हम लोग चलेंगे लिखित अभ्यास पर। लिखित अभ्यास 22 नंबर के पृष्ठ संख्या पर शुरू हो रहा है। इसमें कह रहे हैं प्रथम नंबर पर रिक्त स्थानानि पूरयत।
खाली स्थानों को पूरा कीजिए। तो कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाए हुए हैं, इन्हीं वाक्यों को आप पाठ में से देख करके बना लीजिएगा। जैसे क में कह रहे हैं स्थिति धावन्ति जंतवः, ये श्लोक में का है। स्थिति सौकर्य मूला ही, यहाँ क्या भराएगा? स्थिति सौकर्य मूला ही, स्थिति सौकर्य मूला ही, ये जो श्लोक था वहीं से आपका आ जाएगा। ख में कहते हैं निर्गतिनाम वहनिना, अर्थात दुर्गतियों की वहनिना, यहाँ पर खाली जगह दिया है तो यहाँ बर देंगे निर्गतिनाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना। एक श्लोक यहाँ पर पूरा भरा जाएगा और दूसरा श्लोक यहाँ पर पूरा भरा जाएगा। तीसरे में कहते हैं कपटे न अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकम, छल कपट करके आलसी भी जो है, आलसी जो नहीं है, छल कपट करके जो आलसी नहीं है वो भी भोजन अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। ये इति अस्माकम प्रमाद, यहाँ प्रमाद आएगा, ये हम सभी का प्रमाद है। घ में कहते हैं विद्यापति ही लोकप्रिय आसीत, विद्यापति लोकप्रिय थे, क्या थे जी? कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। आगे कहते हैं अंग में नीतिकारः, नीतिकारः आलस्यम मन्यन्ते, जो नीतिकार लोग हैं वे आलस्य को क्या मानते हैं जी? तो वे आलस्य को रिपु रूपम, रिपु माने शत्रु, शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु रूपम, रिपु रूपम मन्यन्ते, तो ये है। आगे च में कहते हैं आसेत मिथिलायाम नाम मंत्री, कहते हैं थे मिथिला में इस नाम के मंत्री थे। किस नाम के मंत्री थे? तो सबसे पहले आया है आपको पाठ में वीरेश्वरः, वीरेश्वर यहाँ पर आएगा, अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। छ में कहता है पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा डैश डैश गृह्णन्ति। क्या कहते हैं? पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम, अर्थात बाद में आलस्यों के सुख को देख करके जो धूर्त थे वो भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोजनम गृह्णन्ति, यहाँ भोजनम आएगा, वो भी भोजन प्राप्त करने लग गए थे। भोजनम यहाँ पर भर लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न में कहते हैं एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या कहा? क में अलस्य कथायाः कथाकारः कः, अर्थात अलस कथा के कथाकार कौन थे, कौन हैं? तो यहाँ आएगा कह के जगह पे लिखेंगे विद्यापति ही। अलस कथायाः कथाकारः विद्यापति ही। ख में वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे? तो कहते हैं वीरेश्वरो नाम मंत्री मिथिलायाम आसीत, मिथिला में थे। वीरेश्वर नाम के मंत्री मिथिलायाम कर दीजिएगा यहाँ पर। ग में कहते हैं केशाम इष्टलाभम कृत्वा, कृत्वा नहीं होना चाहिए, यहाँ दृष्ट्वा होना चाहिए, गलत मिसप्रिंट हुआ है। केशाम इष्टलाभम दृष्ट्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभूव, किनके मनोवांछित लाभ को देखकर, कृत्वा को दृष्ट्वा कर लीजिएगा, देखकर बड़े बड़े पेट वाले जो है वहाँ भी आकर इकट्ठा हो गए। तो केशाम तो कहते हैं निजा नाम, अपने सजाति नाम सुखम दृष्टवा था ना, अपने लोगों के इष्ट लाभ को देख कर निजा नाम कर दीजिएगा। आगे कहते हैं घ के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, कौन बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं? तो कहता है धूर्ताः, धूर्ता यहाँ पर आएगा, धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दिखा करके भोजन ग्रहण करते हैं। अंग में कहते तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, वहाँ कितने पुरुष सोए हुए रह गए? आलसियों के घर में कितने पुरुष सोए हुए रह गए? तो इसका उत्तर आएगा कति के जगह पे करेंगे चत्वारः, चार। तत्रैव चत्वारः पुरुषाः सुप्ताः, वहाँ चार पुरुष सोए हुए रह गए।
तृतीय प्रश्न में कह रहे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी तक ये शब्द जो ऊपर का था वो एक पद में था, यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर मांग रहा है। तो यहाँ आएगा क में मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, अर्थात मिथिला में कौन मंत्री थे। तो इसका बनाएंगे क का उत्तर मिथिलायाम वीरेश्वरः मंत्री आसीत। मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे, यहाँ वीरेश्वर कर बाकी सब लिखेंगे। ख में वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो किनके लिए उनकी रुचि के अनुसार भोजन का दान किया करता था। तो यहाँ आएगा वीरेश्वरो नाम मंत्री किनके लिए जी। तो यहाँ कहते हैं वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गतिभ्यः अनाथेभ्यश्च, यहाँ पर दो शब्द आएंगे। वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गतिभ्यः अनाथेभ्यश्च स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो दुर्गतियों और अनाथों के लिए उनकी रुचि के अनुसार भोजन का दान करते थे। ग भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुम न क्षमते, अर्थात बहुत अधिक भूख लग जाने पर भी कौन कुछ भी कर नहीं सकते हैं। बहुत अधिक भूख लग जाने पर भी कौन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा भीषण बुभुक्षया अपि अलसः, कह के जगह पर लगाएंगे अलसः और बाकी सब वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। घ में कहते हैं धूर्तः किं दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। जो धूर्त थे वे किं दृष्ट्वा क्या देख करके पलायन कर गए, क्या देख करके भाग गए। तो कहते हैं धूर्तः प्रवृद्धम अग्निम, क्या आएगा यहाँ किम के जगह पर प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, अग्नि बढ़ती हुई अग्नि को, लगी हुई अग्नि को देख करके पलायन कर गए। आगे हैं चत्वारः अलसाः कई बहिष्कृताः, चार आलसियों को किसने बाहर किया। तो कहते हैं चत्वारः अलसाः किसने जी, नियोगी पुरुष ही, नियोगी पुरुष ही, नियोगी पुरुषों ने बाहर कर दिया। उन चारों आलसियों को नियोगी पुरुषों ने बाहर कर दिया। तो ये 22 पेज पर इसका अंग तक है, बाकी इसके और थोड़े से हैं। तो वो 23 पृष्ठ पर अब हम लोग चलेंगे। तो 23 पृष्ठ पर चलते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर में कह रहा है अलसा नाम कह शरणदः, अर्थात आलसियों को शरण किसने दिया था। आलसियों को शरण किसने दिया था जी। तो कहते हैं अलसा नाम कारुणिकः शरणदः, आलसियों को जो कारुणिक जो होते हैं लोग वहीं शरण देते हैं, कारुणिकः। 6 में है जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं वो किनके सुख को देख करके भागते हैं, दौड़ते हैं। तो कहते जंतवः सजाति नाम, अपने जाति के लोगों के साथ उनके सुख को देख करके दौड़ते हैं। चलिए 4 में कहते उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, इस उदाहरण का अनुसरण करके पद निर्माण कीजिए। अर्थात इसमें जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय इसमें करना है। इसमें 2 शब्द दिए हैं श्रय प्रत्यय लगा करके, और इन श्रय प्रत्यय को लगा करके शब्द बनाना है। और मैं आपको बता दूं श्रय प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भाव अर्थ में होता है। तो हम लोग इसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर श्रय प्रत्यय लगा करके, जैसे करुण है तो करुण का बनेगा कारुण्यम, उसी तरह से बहुल प्लस श्यय का बनेगा बाहुल्यम। बाहुल्यम का अर्थ होता है अधिकता और कारुण्यम का अर्थ होता है करुणता। उसी तरह से प्रधान श्यय मिला करके बनेगा प्राधान्यम, अर्थात प्रधानता। घ में सरल जोड़ श्यय बराबर बनेगा सारल्यम। अंग में तरुण जोड़ श्यय मिला करके बनेगा
तारुण्यम। उसी तरह से 6 नंबर में कठिन जोड़ श्याय मिला करके बनेगा काठिन्यम अर्थात कठिनता। उसी तरह से 6 नंबर में वत्सल जोड़ श्याय बराबर वात्सल्यम अर्थात वत्सलता। वत्सलता कहते हैं एक माता को अपने पुत्र के प्रति जो भाव होता है वो वात्सल्य भाव होता है। तो इस तरह से श्याय प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, आपने इसको देखा। आगे देखिए, यहाँ 5 नंबर में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत, अर्थात उदाहरण का अनुसरण करके क्रियापदों को लिखो। एक उदाहरण दिया है, प्रश्न है ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके खाली जगह क्रियापदम भवति दापयति। उत्तर में क्या बनेगा? दापयति अर्थात देता है। इसके लिए जो प्रेरणार्थक जो शब्द होगा वो क्या होगा? दापयति। दापयति का अर्थ होता है दिलाता है। इसी तरह से आगे बनाएंगे। क में पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्या होगा? दर्शयति। पश्यति मतलब देखता है, दर्शयति माने दिखाता है, दिखवाता है, ये क्रियापद होगा। ख में करोति इत्यस्य प्रेरणार्थक, करोति का प्रेरणार्थक बनेगा कारयति। करोति मतलब करता है, कारयति माने करवाता है, कोई काम किसी को आदेश दे करके करवाया जाता है। खादति इत्यस्य, खादति मतलब खाता है और यहाँ बनेगा खादयति, खिलाता है या खिलवाता है, ये बनेगा। पठति, पठिति का क्या बनेगा? पाठयति। पठति माने पढ़ता है, पाठयति माने पढ़वाता है, किसी से पढ़वाता है। आगे अंग में गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाता है और इसका प्रेरणार्थक बनेगा गमयति। गमयति का अर्थ होता है भेजवाता है। गमयति माने खुद नहीं जाता है, किसी और के द्वारा वो भेजा जाता है। तो ये इस तरह से ये प्रेरणार्थक में हम लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ है 6 नंबर में उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, अर्थात उदाहरण का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। एक बात मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में एक ज़रूर पूछा जाता है कि अंडरलाइन किया रहेगा शब्द पर और उसी अंडरलाइन शब्द के आधार पर जो है आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्, अर्थात वीरेश्वर कारुणिक मंत्री थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? कारुणिक मंत्री थे। तो कारुणिकः के जगह पर आपको जो है प्रश्न बनाना है। तो कारुणिकः के जगह पर क्या बनाया है इसने? कीदृशः। कीदृशः वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसीत्, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे। तो ये बना इस पर। कहने का मतलब है कि यहाँ उत्तर दिया है और इसी उत्तर को आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना है। तो वीरेश्वर कारुणिक मंत्री थे, तो प्रश्न यहाँ इस पर बनाना है कारुणिक पर। तो वह वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो कारुणिक मंत्री, यहाँ जवाब है, यहाँ उत्तर है। तो हम लोग चलते हैं मूल प्रश्न में। क में कहता है धूर्तः कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। जो धूर्त थे वो बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन प्राप्त करते थे। यहाँ किस पर बनाना है जी? यहाँ भोजनम पर बनाना है। किस पर? भोजनम पर बनाना है। तो यहाँ बन जाएगा आपका किम बनेगा। धूर्त बनावटी आलस्य दिखा करके क्या प्राप्त करते थे? यहाँ दिया भोजन प्राप्त करते थे, भोजन पे प्रश्न निर्माण करना है तो बनेगा क्या प्राप्त करते थे। क्या का संस्कृत में आप किम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये ख निर्गतीनाम प्रथमः अलसः अस्ति, अर्थात निर्गतियों में सबसे प्रथम नंबर पे आलसी आते हैं। निर्गतियों में सबसे प्रथम नंबर पे कौन आते हैं? आलसी। तो ये इस पे आलसी पे बनाना है कौन। कौन बनेगा तो कौन के लिए संस्कृत में आप लिखेंगे कह। निर्गतीनाम प्रथमः कह अस्ति, निर्गतियों में सबसे प्रथम कौन है। तो उत्तर तो यहाँ दे ही दिया है, आपको प्रश्न बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे ग नंबर में कहते हैं अलसः जाठरेणापि वह्निना किमपि कर्तुम न क्षमते, अर्थात आलसी पेट में भूख लग जाने पर भी, पेट की अग्नि तीव्र हो जाने पर भी, प्रदीप्त हो जाने पर भी कुछ भी कर नहीं सकते हैं।
तो अलसः पे बनाना है, इसको अंडरलाइन रेखांकित किया है। तो अलसः का बनेगा कह, अलसः का आप यहाँ क्या बनाएंगे, कह, ठीक है। कह जाठरेणापि वह्निना किमपि कर्तुं न क्षमते। घ में चलिए, कहते हैं नियोगी पुरुषः अलसशालायां वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु, कि नियोगी पुरुष जो थे वो आलसियों के घर में अग्नि लगा करके बगल में छुप गए, छुप करके वो देखने लगे। नियोगी पुरुषः अलसशालायां, अलसशाला में, आलसियों के घर में, इस पर प्रश्न क्या बनाएंगे। तो यहाँ जो आपका बनेगा नियोगी पुरुषः कुत्र, या तो कुत्र बना देंगे या कस्याम भी बनाएंगे। किस में, किस में, कुत्र भी हो जाएगा, कस्याम भी हो जाएगा, ठीक है। वह्निं दापयित्वा, कुत्र वह्निं दापयित्वा, चाहे कस्याम शालायाम वह्निं दापयित्वा, ऐसा भी हो जाएगा। अंग में चलते हैं, यहाँ कहते हैं स्त्रीणाम गतिः पतिरेव, अर्थात स्त्रियों की जो गति है, स्त्रियों की जो सुरक्षा है उनके पति के द्वारा ही होती है। तो स्त्रीणाम के जगह पर प्रश्न बनाना है, तो यहाँ बनेगा कासाम, ध्यान देना, कासाम गतिः पतिरेव, स्त्रीलिंग में कासाम बनेगा। च में जाते हैं, बालानाम गतिः जननी, अर्थात बच्चों की, बालकों की जो गति होती है उनकी माँ होती है। बच्चों की सुरक्षा कौन करती है, उनकी माता करती है। तो यहाँ बाला नाम के जगह केशाम हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ स्त्री नाम है या बाला नाम है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का है और ये पुल्लिंग का है, इसीलिए यहाँ कासाम बना है और यहाँ केशाम बना है, केशाम। अंतिम में चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में कहते हैं कारुणिकः अलसानाम गतिः, और जो कारुणिक होते हैं उनकी गति, आलस्यों की गति कौन होते हैं, कारुणिक। आलस्यों की रक्षा कौन करते हैं, कारुणिक करते हैं। तो अलसा नाम पे यहाँ बनाने के लिए केशाम बनेगा, ये भी पुल्लिंग है। तो बाला नाम का केशाम, अलसा नाम का केशाम, लेकिन स्त्री नाम का बनेगा कासाम, स्त्री नाम का बनेगा कासाम। यहाँ भी बनेगा कासाम, बना सकते हो। अलसशालायाम, कस्याम, या कासाम इसलिए नहीं बनेगा कि ये जो है बहुवचन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कासाम, केशाम और केशाम, इस तरह से आप बनाएंगे। और इस तरह से बनाने के बाद ये आपका जो पाठ है, यह पाठ पूर्ण रूपेण संपन्न हो गया। जो तृतीय पाठ था और अलस कथा नाम से शीर्षक था, और इसके जो रचयिता थे, इसके रचयिता मैथिल कवि विद्यापति थे, और यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो इस तरह से मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही विस्तार पूर्वक ढंग से आपने इस पाठ को देखा, समझा। इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कोई आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, तो इतना ही पर समाप्त करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।